जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अमरेश और आज मैं मौजूद हूं देवी पाटन की पावन भूमि गोंडा जनपद में। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं माननीय संजीव सिंह जी, जो बृजभूषण शरण सांसद जी के बहुत ही करीबी हैं और सांसद जी से लेकर के आज करण भूषण सिंह कैसरगंज से सांसद हैं, उनके भी प्रतिनिधि रहे हैं। और सबसे पहले भैया बहुत बहुत आपका स्वागत है। और ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो सांसद जी का जो परिवार है कि ये विश्वास कैसा आपने जीता? हम खुद सांसद जी से जुड़े थे और इसीलिए जुड़े थे जिसको देख करके आज युवा उनके साथ जुड़ता है। तो तब से हम सांसद जी के साथ हैं। और सांसद जी की सबसे अच्छाई ये है कि उम्र में हम लोगों से थोड़ा अंतर है, गैप है, लेकिन कभी भी किसी मसले पे उनको जब ये लगता है तो अपने से छोटे से भी राय लेने पर और उसकी राय मानने पर सांसद जी को कोई गुरेज नहीं है। तो सांसद जी जैसा बन पाना ये सबके बस की बात नहीं है। ये ईश्वरीय देन है कि माननीय सांसद जी बृजभूषण सिंह जी को ये उपलब्धि ईश्वर ने दी है और ऐसी उपलब्धि सबको दे। हम लोग भी उनकी राह पे उनकी तरह चल पावें, इसकी कोशिश में हम लोग उनके साथ जुड़े हैं और आजीवन जुड़े रहेंगे, इस बात का वादा करते हैं। अच्छा, ये सवाल रहेगा। अभी जब मैं आ रहा था तो रास्ते में हमारे एक मित्र थे, उन्होंने पूछा कि जिस तरह से सांसद जी के साथ जो विवाद जुड़ा हरियाणा को लेकर के, पहलवानों का जो मामला चला, क्या ये देवी पाटन मंडल का दुर्भाग्य था या सांसद जी का दुर्भाग्य था कि ये विवाद उनके नाम से जुड़ा और इस बार लोकसभा के चुनाव में उनको जो है पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हालांकि उनके परिवार में उनके बेटे को दिया। और ये भी लोग दावा कर रहे हैं कि अगर इस बार सांसद जी अगर चुनाव लड़ते तो वो कैबिनेट मंत्री बनते हैं। तो इससे क्या लगता है कि हमारा देवी पाटन मंडल इस विवाद से जुड़ करके कुछ पीछे चला गया है या करण भूषण जी उसकी जो है पूर्ति कर पाएंगे? अब देखिए, ईश्वर ने विधान लिख रखा था कि माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी अजय योद्धा थे, हैं और रहेंगे। आज के डेट में सांसद बृजभूषण सिंह जी अजय योद्धा हैं। उनको आज तक किसी ने पीठ लगाई नहीं है और जब उनको पीठ नहीं लगाई है तो उनके पुत्र को पीठ लगाने की हैसियत कोई रखता भी नहीं है। ये गुण और ये आचार विचार जिस नेता के अंदर होगा वो सांसद जी को यहां से लेकर के और आसमान तक उनके हर मसले को पसंद करेगा और उनके साथ रहेगा। ऐसी संख्या बहुत भारी है जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा हमारा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे देवी पाटन मंडल को जो विश्वविद्यालय दिया, ठीक है, माँ पाटेश्वरी के नाम से, छात्रों ने भी उसका प्रदर्शन किया। गोंडा वालों की बहुत बड़ी मांग थी कि जो विश्वविद्यालय है हमारे गोंडा में बनना चाहिए। बहुत लोग दबी जुबान ये भी कह रहे थे कि अगर विश्वविद्यालय बन जाता तो हमारे क्षेत्र के लोगों को फायदा होता। और विश्वविद्यालय बन जाने से कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे, विपक्ष के बहुत सारे लोगों ने ऐसा आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय अगर बन जाता तो शायद नेताजी के स्कूलों के जो छात्रों की संख्या कम हो जाती। तो देवी पाटन चला गया, आप क्या लगता है उससे कि हमारे गोंडा के छात्रों का इससे नुकसान है या मतलब इसकी पूर्ति कैसे हो सकती है? देखिए, जो हम लोगों का समय था तो हम लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने के यहां से 250 किलोमीटर दूर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए और इलाहाबाद में जाकर के शिक्षा ग्रहण किए। उससे पहले अगर आप चलेंगे तो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी शिक्षा तक्षशिला और नालंदा में थी। ठीक है, तो शिक्षा स्वप्रेरणा से आती है। प्रारंभिक शिक्षा आपको परिवार से मिलती है। ठीक, विश्वविद्यालय होना बस इतनी सी बात है कि थोड़ी दूरी को कम कर देता है, लेकिन अगर पढ़ने वाला व्यक्ति है और उसका लक्ष्य अच्छा है तो हमेशा वो बेहतर की तलाश में जाता है, फिर उसके लिए दूरी माने नहीं रखती। आज भी पीसीएस की परीक्षा देने वाले, आईएएस की परीक्षा देने वाले या उसमें सफल होने वाले बिहार से सबसे ज्यादा संख्या दिल्ली में है। आप मुखर्जी नगर चले जाइए, चाहे करोलबाग चले जाइए, और सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट बिहार का है। तो बिहार की शिक्षा की व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो बहुत खराब है। तो वहां के लोग जाकर के देश की सेवाओं में आ रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है, और हो सकता है कि कोई बड़ी चीज ईश्वर ने विधान कर रखा हो वो मिलने वाली हो, इसलिए ये हुआ हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई बड़ी चीज जरूर आएगी। यानी देवी पाटन मंडल के जो छात्र हैं उनके लिए कोई खुशखबरी? बिल्कुल निश्चित है, खुशखबरी उनके लिए आएगी और जल्दी आएगी।
और बड़ी खुशखबरी आएगी, जो खुशखबरी की आप बात कर रहे हो उससे बड़ी खुशखबरी आएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं इस समय जो देश का माहौल चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया का जो मसला चल रहा है, जिसमें ये भी बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि जो मोदी जी डर गए, ट्रंप ने उनको जो है सोशल मीडिया पर दावा किया। मैंने सुबह से देखा बहुत सारी चीज़ें कि 56 इंच की जो छाती थी वो ट्रंप के एक आंख दिखाने से वो कहाँ गायब हो गई। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? एक गाना सुने हैं ना, छछूंदर के सर पे चमेली का तेल जी, और जी। कहाँ राजा भोज कहाँ गई वो चीज़? कहाँ गंगू तेली। तो वही वाली कहानी फिट है। पाकिस्तान की हैसियत हिंदुस्तान से युद्ध करने की अब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अंदर पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के मिलिटेंट, पाकिस्तान की जनता, ये आपस में ही द्वंद्व मचाए हुए हैं और ये आपस में ही कट मर जाएंगे। हिंदुस्तान ने तो एक केवल नजारा दिखाया है कि हम ना आपकी सीमा को पार करेंगे, ना आपके देश में एंट्री करेंगे, हम अपनी धरती पे बैठे बैठे हुए आपको ऐसा मारेंगे कि आप पानी मांगने अमेरिका पहुंच जाएंगे। और वही हुआ। हिंदुस्तान ने केवल 2 दिन में हमला किया और पाकिस्तान वाले गुहार लगाने पहुंच गए और गुहार लगाई उन्होंने, और माफी के साथ उन्होंने कहा कि हम नहीं युद्ध लड़ना चाहते, युद्ध विराम की हम घोषणा करते हैं। युद्ध विराम की घोषणा तो पाकिस्तान ने किया। अब अगर आप कहें कि हम नहीं लड़ना चाहते हैं, तो ये मल्ल का युद्ध का भी सिद्धांत रहा है, सारे युद्धों का सिद्धांत रहा है। हिंदुस्तान में तो हमेशा युद्ध हुए हैं, कब युद्ध नहीं हुआ? राम रावण का युद्ध हुआ, कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी का बाबर से युद्ध हुआ, आज भी युद्ध हुए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ, हिंदुस्तान चाइना का युद्ध हुआ। तो हमेशा यहां इस धरती पे युद्ध हुए हैं, लेकिन नैतिक विजय सारे युद्धों में उसी की रही है जिसने सच का साथ लिया है। भगवान सच की राह पे थे, श्री राम, उनकी विजय हुई। कृष्ण सच्चाई के साथ खड़े थे, महाभारत में पांडवों की विजय हुई। मोदी जी हो चाहे अटल जी हो, वो अपनी सच्चाई और अपने हक के लिए पाकिस्तान से लड़ रहे थे, इसलिए दोनों युद्धों में उनकी जीत हुई है। पाकिस्तान की हैसियत नहीं है भारत से युद्ध करने की, और मोदी जी का सीना जो 56 इंच था, वो इस युद्ध में दिख गया, 2 दिन के युद्ध में दिख गया कि वो 56 इंच था, 56 इंच है और 56 इंच रहेगा। अच्छा, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ में अगर टर्की को छोड़ दिया जाए तो दुनिया का कोई भी देश उसकी मदद में नहीं आया। लास्ट में अमेरिका से गुहार लगाई, अमेरिका आया। क्या आपको लगता है कि मोदी जी की जो विदेश नीति है, जो कूटनीति है, उसका असर अब भारत पे दिखने लगा? किसको मारा जाता है? जब दुश्मन खुद पनाह मांग रहा हो कि हमें मौत बख्श दीजिए, तो उसको मारना कहाँ का न्याय है? तो मोदी जी तो इस देश के नेता है ना, और इस देश में हमेशा दयालुता रही है, हमेशा दयालुता रही जी, है। एक आरोप ये भी लगता रहा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, बहुत सारे विपक्ष के नेता लगाते रहे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो देश में जैसे पुलवामा हमला हुआ था, उस पर भी मोदी जी वोट मांग रहे थे। अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तैयारी चल रही है, सारी पार्टियां मैदान में कूद चुकी हैं। तो मोदी जी कहीं न कहीं इस पे भी जो है पहलगाम हमले पे जो बिहार में वोट मांगने का काम करेंगे। अब करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो भगवान जाने, लेकिन अगर देश की एकता अखंडता के लिए अगर कोई देश का राष्ट्रनायक या कोई देश का राजनेता इस बात को कहता है कि हमने पाकिस्तान को मार करके लिटा दिया, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? अपनी उपलब्धियों की तारीफ करना कोई बुराई तो है नहीं। और जब जब सरकारें रही हैं, जो भी सरकारें रही उन्होंने किया है, तो इसमें कोई बुराई हम नहीं मानते हैं। यानी आप इस बात से सहमत हैं कि जो है सेना के नाम पर या पाकिस्तान के नाम पर हमें राजनीति कर सकते हैं? कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कभी सेना के नाम पे राजनीति नहीं की। हाँ, ये जरूर है कि अगर हमारी सरकार के दौरान में कोई उपलब्धि आएगी तो हम तो कहेंगे ना कि हम सरकार में थे, हम नेतृत्व में थे, हमने ये उपलब्धि हासिल की। कि हम अपनी उपलब्धि भी ना बताएं। आप पास हो जाएं और ये भी ना बताएं कि आप पास हैं कि फेल हैं, तो हम तो ये बता रहे हैं ना कि हम तो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। अब उपलब्धि को आप अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं,
आपसे मेरा दिल मिलता है नहीं मिलता है, ये तब का विषय है। एक सवाल ये भी रहा, राहुल गांधी जी अपने कई बार चुनावी भाषणों में करते रहे कि देश की सेना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अग्निवीर के माध्यम से कमज़ोर करने का काम किया है। और अभी पाकिस्तान के साथ जो मामला हुआ उसमें भारतीय सेना का पराक्रम सभी लोगों ने देखा। क्या लगता है कि राहुल गांधी जी का जो ये बयान था, ये सही था कि देश के युवाओं को गुमराह करने का काम था या केवल वोट बैंक की ये राजनीति थी अग्निवीर को लेकर? ये जो आपको दिख रहा है, जो ये पाकिस्तान पे हिंदुस्तान ने हमला किया, दुनिया देख रही, दुनिया ने ये आपको जो दिख रहा है, ये सवाल राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि देश कहां कमजोर दिख रहा है। एक मिसाइल को मारने वाली जो S-400 मिसाइल को मारने वाली जो अपनी हमारी जो वायु रक्षा प्रणाली से जो ली गई, हाँ। केवल उसका कमाल यह था कि एक भी फाइटर प्लेन उड़ा करके हिंदुस्तान की सीमा को पार करने की हैसियत पाकिस्तान की नहीं हुई। जो भी मिसाइलें उन्होंने अपनी धरती से उड़ाई, वो सब आसमान में फायर करके गिरा दी गई। तो ये हमारी सामरिक जीत है ना। ये तो सवाल राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि सेना कहां कमजोर हुई। आप बयान देते थे, आप बताओ, लेकिन आप सवाल राहुल गांधी से ना पूछ करके संजीव सिंह से पूछ रहे हैं। ये सवाल आप राहुल ये चलिए ठीक है भैया, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अभी जो है वक्त बिल आया और उसमें भी बहुत से विपक्षी पार्टियों ने जो है ये कहा, उसके लिए मुसलमानों को लेकर के बयान दिया कि हम मुसलमानों की संपत्ति को जो भारतीय जनता पार्टी हड़प रही है। बहुत सारे बयानबाजी उसमें थी। वक्त को लेकर के आपकी क्या राय? ये ठीक है, एक कानून आना चाहिए। देश को इस कानून की आवश्यकता महसूस हो रही थी और लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की। अल्पसंख्यक समाज को लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की और अपने राजनीतिक लाभ के लिए गुमराह कर रहे थे। उनका कोई उनसे मोहब्बत या प्यार या स्नेह नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम मौलानाओं ने इसको समझा और उनकी तकरीरों ने इस पे बहुत अच्छे से लगाम लगाई। आज लोग ये मान रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियां बहुत हैं इस देश में, और वो अगर गरीब मुस्लिमों के वेलफेयर में उपयोग करने का मन सरकार बना रही है तो लोग सरकार के साथ हैं और इसमें विपक्ष फेल हो रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि जो जैसे ट्रिपल तलाक का मामला आया और जो ये क्या नाम है वक्त अमेंडमेंट जो आया, इससे मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा या इससे थोड़ा सा विपक्ष की तरफ उसका रुझान जाएगा? देखिए, विखंडित है, अलग अलग राय है। जिस महिला का तलाक हो जाता है उसका दर्द आप सुनिए। तो जब वो सोचती है कि मोदी जी ने हमको ये अधिकार दिया है तो वो मोदी जी की तरफ नजर उठा के देखती है। लेकिन जब उसी महिला के द्वारा FIR करा करके किसी को जेल भेज दिया जाता है तो वो मानता है कि ये हमारे विरोध में है। तो ये मिला जुला असर है। महिलाएं उसको अच्छा मानती हैं और जो मुकदमे में फंस करके जेल जाते हैं वो उसको बुरा मानते हैं। तो मिश्रित है ये। एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जिस तरह से चुनाव में इस बार लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने 400 पार का, भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया, विपक्ष ने उसमें यह भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार आएगी तो संविधान को बदल देगी। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था 400 पार, विपक्ष इसको भुनाने में सफल रहा कि संविधान बदल देंगे? देखिए, पूरी तरह संविधान बदलने की बात तो किसी ने नहीं की आज तक। संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर किसी ने किया तो जो 65-70 साल सरकार में रहे उन्होंने किया। ठीक, आज वर्तमान परिस्थिति में संविधान के कुछ अनुच्छेद हो सकता है संशोधन करने योग्य हो, तो उस हद तक संविधान में संशोधन करने का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा को है। देश की जनता के हित में और संविधान को पूरा बदल देने की बात ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी कही, ना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कही, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कही, और ना ये संभव है कि पूरा का पूरा संविधान बदल करके इंग्लैंड का संविधान हिंदुस्तान में लागू कर दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान था, है, रहेगा। कहीं जनता उससे पीड़ित होगी, जनता की समस्या होगी तो अनुच्छेद में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का परिवर्तन करने का अधिकार है। पहले भी सरकारें करती रही हैं, आगे भी सरकारें उसको करेगी। संविधान के बदलने वाली बात राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोग उठाते हैं और वो मुंह के बल औंधे गिर जाते हैं, और औंधे मुंह के बल गिरे लोग। आज फिर विपक्ष में बैठे हुए हैं वो लोग। यानी विपक्ष का जो है, आप कहना ये चाहते हैं कि जनता को भ्रमित करके जो है वोट बैंक लेने में विपक्ष इस पे जो है सफल रहा।
2014 के पहले यही होता रहा। 2014 के पहले यही होता रहा कि जो सही नहीं था उसी का भाषण होता था, वही चुनावी नारा बनता था, उसी पे चुनाव लड़ा जाता था और उसी पे सरकार को मैंडेट मिल जाता था। फिर उनको लगता था कि अब तो हम सरकार में आ गए, जो चाहे वो फैसला करें। हम पूछना चाहते हैं आपसे कि जो 75 साल से सरकार चलाए, इनको नहीं पता था कि हिंदुस्तान के कितने लोग ऐसे हैं जो जिनके छत पे से पक्के मकान नहीं है, पक्के छत नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको इलाज के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, कर्जे पे लेना पड़ता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती। तो 150 प्रकार की योजना 2014 में सरकार बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लेकर आती है। वो क्या पाकिस्तान को मदद पहुंचा रही है? वो हिंदुस्तान का एक एक गरीब उससे लाभान्वित हो रहा है। चाहे आयुष्मान का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे गांव में साफ पानी पिलाने के लिए गांव गांव टंकी बनाने का मामला हो, चाहे हर गांव में बिजली पहुंचाने का मामला हो, हर गांव में पक्की सड़क बनाने का मामला हो, नहर बनाने का मामला हो। ये सारे मामले हैं जो सरकार ने 14 के बाद जिस रफ्तार से काम किया है। अगर इस रफ्तार से अन्य सरकारों ने काम किया होता तो आज हम अमेरिका के बराबर खड़े होते। अच्छा भैया, एक सवाल आपसे मेरा रहेगा कि जातिगत जनगणना, राहुल गांधी अपने चुनावी भाषणों में जातिगत जनगणना को लेकर के बराबर आवाज़ उठाते रहे और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे मंत्री जो थे जिन्होंने जातिगत जनगणना का विरोध किया। नितिन गडकरी जी का भी एक बयान था कि जो करेगा जाति की बात उसको करेंगे, ठीक है। तो अभी मोदी जी ने जातिगत जनगणना को लेकर के ऐलान कर दिया। क्या लगता है कि इसमें कि राहुल गांधी की ये जीत है या आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना को लेकर के इस समय आ गई है मैदान में, जातिगत जनगणना करवाना चाहती है? 2011 में हिंदुस्तान का एक बार सर्वे हुआ था। हमेशा सर्वे होने का 11 साल, 12 साल, 15 साल के अंतराल पे सर्वे होने का भारत सरकार का टेन्योर है, वो कराती रहती है। 2011 के बाद 2024-25 चल रहा है, तो ये दोबारा जनगणना हिंदुस्तान की होने जा रही है। अब इसमें कौन भारत का नागरिक है, कौन विस्थापित होकर के दूसरे देश से चुपके से घुस करके सीमा में आ गया है, रह रहा है बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी वीजा के, बिना किसी कागज के, कौन क्या कर रहा है, उसका व्यापार क्या है, उसकी आमदनी क्या है, उसका परिवार कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें कोई केवल जात जात का नहीं है, ये सारी चीजें जनगणना में सरकार कराती रही है। वही मोदी जी ने फिर घोषणा कर दिया है कि हम पूरे देश की गणना कराएंगे। अब उसमें पास किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, किसके पास नौकरी है, किसके पास नहीं है। तो जब एक खाका पूरे देश का आएगा तभी तो सरकार योजना बनाएगी। तो उसकी योजना बनाने का सरकार काम कर रही है, उसके लिए विपक्ष परेशान है। विपक्ष को लगता था कि ये सरकार नहीं कराएगी और उसका वो गुब्बारा फुला करके घूम रहे थे। मोदी जी ने उसकी घोषणा कर दी, गुब्बारा फूट गया। चलते चलते भैया, संजू भैया कब तक पर्दे के पीछे काम करते रहेंगे या कभी चुनाव लड़ेंगे, मैदान में आएंगे? आपका भी दिल करता है कि हम विधानसभा में जाएं, अपने क्षेत्र की जनता की बात को उठाएं, या इसी तरह से सांसद जी के परिवार के साथ लग करके काम करते रहेंगे? देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल। देखिए, पद पे रहना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बिना पद पे रहे भी जनसेवा की जा सकती है और मैं वही कर रहा हूं। मैं सुबह उठ करके और देर रात तक जो मुझसे मिलता है, काम कहता है, मैं उसका काम करता हूं। बाकी ईश्वर के हाथ में है, कब क्या किसको मिलना है ये किसी ने देखा नहीं है। मैं बैठे बैठे यहीं, कल हो सकता है कोई आदेश हो जाए तो उसका मैं पालन कर दूंगा। बाकी कोई ऐसी चाह, कोई इच्छा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, हमारे साथ थे संजीव सिंह जी और बहुत बेबाकी से आपने सभी सवालों का जवाब दिया। और आगे खबरों में क्या होता है, बने रहे, तब तक के लिए जय हिंद।